हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं लुईस की थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। आप सबको पता है कि ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे वो आपका यूजीसी का एग्जाम हो और चाहे वो किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। इवन पीजीटी के एग्जाम्स में भी इस थ्योरी से जो है वो क्वेश्चन आता है। हालांकि पीजीटी के एग्जाम में इतना डीप में नहीं आता जितना यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो है थ्योरी से डीप क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हर एक थ्योरी को अच्छे से डीप में करोगे तो मैं आपको ये श्योरिटी दे रही हूं कि आपका एग्जाम चाहे कितना भी आपको टफ लगे कि टफ आया एग्जाम, बाकी लोगों को टफ लगेगा लेकिन आप लोगों को टफ नहीं लगेगा अगर आप हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझोगे। तो चाहे वो कोई भी थ्योरी हो और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसा आपके एग्जाम का पैटर्न है आपको उस पैटर्न को समझ के जो है अपने तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि हाँ, एक कमेंट आया था कि मैम जो है आप एक यूनिट और स्टार्ट कर दो। देखो, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं एक वीडियो जो है वही बहुत मुश्किल से अपलोड कर पाती हूँ, बहुत ही ज्यादा मैनेज करके। मेरी भी फैमिली है और मेरी भी जॉब है, सारी चीजें हैं। इस चीज को मैं ध्यान में रखते कोशिश करती हूँ कि आपका एक भी दिन स्किप ना हो। और जिस दिन मुझे लगता है ना आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी या आप लोग वेट कर रहे होंगे तो मुझे दुख भी होता है इस चीज का, बुरा भी लगता है कि आप लोग वेट करते हो डेली वीडियोस का। बट देखो, कोशिश करूंगी, हाँ मैं अपनी तरफ से मैनेज करने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक दो यूनिट जो है वो स्टार्ट करवा दूं साथ साथ। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि देखो हर एक यूनिट जो है ना वो आपकी कम से कम 25 क्लास लेती है अगर आप अच्छे से समझो तो। आपने ये भी देखा है कि मैंने मैराथन में भी यूनिट्स को कंप्लीट करवाया 1 से लेके 2 दिन के अंदर अंदर। और अगर मैं डिटेल में पढ़ाने लगी तो कम से कम आपको 25 डेज चाहिए एक यूनिट को, कम से कम बता रही हूँ मैं, 25 दिन चाहिए, मतलब 25 लेक्चर चाहिए एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट हो, उसके साथ साथ मैं एक दो यूनिट आपकी ऐसी करवा दूं जो ईजी है और जो जल्दी हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ पब्लिक इकोनॉमिक्स है, पब्लिक इकोनॉमिक्स को मैं फटाफट 2 से 3 क्लासेस में पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल में, मैराथन भी है चाहे आप मैराथन से भी कंप्लीट कर सकते हैं और डिटेल में करवा दूं। मनी एंड बैंकिंग है आपकी, मनी एंड बैंकिंग में आपको डिटेल में करवा दूं, ठीक है, 2 से लेके 3 क्लासेस में। तो आपकी जो है अगर 3-4 यूनिट्स भी जल्दी प्रिपेयर हो गई 1 मंथ के अंदर अंदर तो आपके पास फिर सफिशिएंट टाइम बचेगा माइक्रो और मैक्रो के लिए, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको कम से कम 12 क्वेश्चंस जो हैं पर यूनिट आते ही आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों यूनिट्स पे जो है वो सबसे ज्यादा टाइम जो है वो दिया जाए, क्योंकि यहाँ से जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको थोड़े अच्छे लेवल के करवाऊंगी, मतलब और भी ज्यादा डीप में करवाने की कोशिश करूंगी कि ताकि अगर पेपर और भी टफ अगर आपका बन भी जाए ना तो भी आप लोगों का गलत ना हो, ये कोशिश मेरी रहेगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में जो स्मॉल यूनिट्स है ना जो जल्दी हो सकती हैं वो यूनिट्स आपके साथ साथ कवर करवा दूं और माइक्रो और मैक्रो को आपको एक सफिशिएंट टाइम मिले। देखो, क्वालिटी मैटर करती है। चाहूं तो मैं भी आपको एक दिन में जो है 2-3 क्लास लेके 2-3 यूनिट्स कवर करवा सकती हूँ, लेकिन क्या उससे क्वालिटी आएगी? क्या मैं उतनी बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगी जितना मैं पूरा दिन एक थ्योरी को अच्छे से पहले पढ़ती हूँ खुद भी और फिर मैं सोचती हूँ कि वहां कुछ भी आपका ना रहे, ऐसे मैं आपको पढ़ के पढ़ा रही हूँ। ऑब्वियसली मुझे भी ऐसा तो नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी बोलोगे और मैं पढ़ा दूंगी, ये तो किसी के भी साथ नहीं है। आपको खुद भी उस थ्योरी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप दूसरे को पढ़ा सकते हो। एक टीचर क्या करता है, एक टीचर का प्रोफेशन ही ऐसा है, लर्निंग प्रोफेशन, लाइफ टाइम उसे कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहना है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सकूं, क्वालिटी में आपको दे सकूं। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, मैं कितनी भी अच्छी क्वांटिटी नहीं है, मैं 100 वीडियो भी बना के डाल सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बोल दूंगी कि हाँ आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, बट दैट रियली काउंट्स। आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको अगर समझ नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्वालिटी मैटर करती है और क्वालिटी में लगता है थोड़ा सा टाइम। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैनेज करने की अच्छे से कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूं। बट देखो, एक चीज मैं आपको कहूंगी, खुद से आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। किसी भी टीचर पे, किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरीके से डिपेंड होके नहीं बैठ सकते कि हम यहीं से पढ़ेंगे और हो जाएगी हमारी नैया पार। आपका एग्जाम है, असली मेहनत आप खुद करोगे। मैं तो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ, एक हेल्पिंग हैंड की तरह ही मैं काम कर रही हूँ। बट जो एक्चुअल में आपको एग्जाम देना है तो आपको मुझसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ आपके मुकाबले, जिसको एग्जाम देना होता है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 2-3 मिनट वेस्ट हो गए।
स्टार्ट करते हैं हम लुईस की थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से। ऑफ कोर्स हम इस पर्टिकुलर थ्योरी को भी डायग्राम के साथ समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर डायग्रामेटिकली आ गया थ्योरीज से तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर एक थ्योरी में जो है वो डायग्राम जरूर हो। देखो, पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि जो लुईस की थ्योरी है वो बात करती है टू सेक्टर इकोनॉमी की। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। आप पूरा नाम क्या है इनका? प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस इनका नाम है। प्रॉपर यही नाम आता है। मतलब लुईस की थ्योरी भी आ जाती है या फिर आर्थर लुईस भी बोल देते हैं। प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस जो है इनकी थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने भी क्लासिकल्स की तरह ही बात की थी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरह ये भी बिलीव करते थे कि बहुत सी जो हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड सप्लाई है। किसकी? अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर की। और ये जो अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर की वो अवेलेबल है किस पे? सबसिस्टेंस वेजेस पे। मतलब सिर्फ इतने ही वेजेस इनको चाहिए जितने में ये लोग क्या रह सके? जिंदा रह सके। सिर्फ मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो टेक प्लेस कब होगा? कब इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा? क्लासिकल्स को ही फॉलो करते हुए इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा, जब क्या होगी? कैपिटल की एक्यूमुलेशन होगी। किसकी वजह से? जब आप, इन्होंने थोड़ी सी थ्योरी को चेंज किया और बोला कि जब आप सरप्लस लेबर को विड्रॉ करोगे इस सबसिस्टेंस सेक्टर से, और यहां पे सबसिस्टेंस का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। आप सबसिस्टेंस सेक्टर से विड्रॉ करके आप लेबर को कहां लेके आओगे? आप लेके आओगे उसे कैपिटलिस्ट सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो दो सेक्टर कौन से हैं? एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक आपका क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इन दो सेक्टर्स की जो है लुईस ने बात की थी कि आप कैपिटल एक्युमुलेशन कैसे कर सकते हो कि जो आपका सरप्लस लेबर सबसिस्टेंस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इन्होंने ज्यादा सबसिस्टेंस सेक्टर बोला है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में नहीं बोला। सबसिस्टेंस सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर बोला है, ठीक है। कि आप जो है सबसिस्टेंस सेक्टर से अपने लेबर को विड्रॉ करके कहां लेके आओगे? कैपिटलिस्ट सेक्टर में लेके आओगे और फिर उसका यूज करोगे, और इसी यूज से आपकी जो है वो कैपिटल एक्युमुलेशन होगी। इसी से ही आप सरप्लस कमाओगे, इसी सरप्लस को आप इन्वेस्ट करोगे, और इसी को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्युमुलेशन कहेंगे। और हाँ, आज मैंने वॉइस का भी ध्यान रखा है कि मैं थोड़ा सा तेज बोलूं, क्योंकि मेरे पास कोई माइक वाइक तो है नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये एम्प्लॉय क्या करते हैं कि आप एम्प्लॉय करो लेबर को वेजेस के लिए, चाहे आप इनको माइंस में लगाओ, चाहे फैक्ट्रीज में लगाओ, चाहे प्लांटेशन में लगाओ, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। सबसिस्टेंस सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी का वो पार्ट है जो रिप्रोड्यूसेबल कैपिटल को यूज नहीं करता, ठीक है। सबसिस्टेंस सेक्टर आपकी इकोनॉमी का वो पार्ट है जो आपकी डज नॉट यूज रिप्रोड्यूसेबल कैपिटल। आप दोबारा उस कैपिटल को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपका आउटपुट पर हेड है ना, पर हेड जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपका कैपिटलिस्ट सेक्टर से कम होता है। कैपिटलिस्ट सेक्टर में पर हेड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है। मतलब आप यहां देखो ना कि यहाँ पे इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी वो कम है सबसिस्टेंस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कैपिटलिस्ट सेक्टर में क्या है? ज्यादा है। ये चीज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लुईस क्या कहते हैं? लुईस ने अपनी थ्योरी में स्टेट करते हुए कहा, ये रीजन दिया, ये एजर्शन दी कि जो आपका क्लासिकल थ्योरी है ना, क्लासिकल थ्योरी आपकी क्या कहती है? क्लासिकल थ्योरी कहती है आपकी परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ लेबर। जो सप्लाई है, इलास्टिसिटी है, वो परफेक्टली इलास्टिक है। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है कि आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए, फिर बोला कि इसमें से कौन सी थ्योरी जो है वो क्लासिकल की बात कर रही है, कौन सी थ्योरी जो है लुईस की थ्योरी के साथ जो है कंबाइन कर रही है। तो देखो, चीजें जो है आंसर आप ध्यान से पढ़ोगे, अपने नोट्स अच्छे से बनाओगे, तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लास में ही कवर हो जाएंगी। बस इतना फर्क रखना है कि जैसे हमने जिस सीक्वेंस में चले हैं उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। सीधा लेक्चर नहीं लेना कि लेक्चर 11 आज दिख गया तो सीधा लेक्चर 11 लेने लगे, नहीं। आप अगर सीक्वेंस से चलोगे तो आपको चीजें जो है वो बेहतर समझ में आएंगी। इस चीज को तो आप भी मानते होंगे, ठीक है। सो क्या कहते हैं कि लुईस क्या कहते हैं? लुईस ने बोला कि जो क्लासिकल थ्योरी है ना, उसी की तरह हमारे पास क्या है? परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई है। किसकी? लेबर की। किस पे? एट सबसिस्टेंस वेजेस पे। सबसिस्टेंस वेजेस पे हमारे पास जो सप्लाई है वो क्या है? परफेक्ट इलास्टिक है। ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीज मैं डायग्राम में फिर आपको बताने वाली हूँ।
और ये मेनली कहाँ, ये स्टेटमेंट कहाँ ट्रू करती है, कहाँ ट्रू होल्ड करती है, ये स्टेटमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ एलडीसीज में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ये स्टेटमेंट जो है वो परफेक्टली फिट बैठती है ये कहानियों में। क्योंकि इन इकोनॉमीज में क्या प्रॉब्लम होती है, इन इकोनॉमीज में प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन की। ये इकोनॉमीज क्या होती हैं, ओवर पॉपुलेटेड होती हैं रिलेटिव टू कैपिटल। चाहे आप कैपिटल इतनी मतलब इतना कैपिटल नहीं है जिसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ना ही इन इकोनॉमीज में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि ये चीजें, इतने कैपिटल या इतने नेचुरल रिसोर्सेज इस पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर पाए। ये चीज बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कैपिटल के या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में। इसलिए कहा गया है कि आपकी एलडीसीज में, सबसिस्टेंस सेक्टर में जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो आपके लेबर की, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बहुत ध्यान से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं जीरो है, या इवन ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव है इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ, सबसिस्टेंस सेक्टर में। मतलब एडिशनली आपने लेबर लगाया तो वो आपके प्रोडक्शन को ना के बराबर इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर ही नहीं रहा, और इवन आप नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो इतना सिंपल सा एग्जांपल है, मान के चलो कि आपके घर में जो है वो लेबर लगी है काम करने के लिए, और आपके घर वालों ने सोचा कि दिहाड़ी पे उस पे नहीं दिया, ठेके पे नहीं दिया, जैसे एक कह देते ना कि आपको 10 दिन में ही काम करना है, वो ठेके पे लगा दिया, नहीं, आपको दिहाड़ी पे रखा कि रोज का काम मिलेगा। तो आपके घर वालों ने सोचा कि चलो 10 लेबर रख लेते हैं और जल्दी काम हो जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि 10 लेबर रखने से तो काम नहीं हो रहा, एक काम करते हैं 5 लेबर और लगा देते हैं। तो ये चीज ऑब्जर्व करी कि पहले 10 लेबर ज्यादा काम कर पा रहे थे, अब हमने और टोटल 15 लेबर लगा दी, तो वो हमारे इवन जो ये 10 लेबर 2 दिन में ये काम कर रहे थे, अब ये 15 मिला के भी पूरा 3 दिन में भी ये काम नहीं पूरा कर पा रहे, 4 दिन में भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, कि ये जो 5 लेबर आए ना वो तो खाली बैठे, उन्होंने देखा इतना काम तो है नहीं, इन्होंने 10 लेबर को भी बातों में लगा लिया और प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से जो है वो बोला गया है कि नेगेटिव होगी प्रोडक्शन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लेबर होगा वो कुछ काम तो करेगा नहीं, वो बचे हुए लोगों को भी अपनी बातों में लगाएगा और टाइम वेस्ट करेगा। सो बस इन्होंने क्या बोला कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो लेबर की या तो नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर होगी, जीरो होगी, या फिर इवन नेगेटिव होगी। क्योंकि क्या रीजन है इसका, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है लेबर की सप्लाई हमारे पास क्या है, लेबर की सप्लाई हमारे पास अनलिमिटेड है। नई इंडस्ट्रीज जो एस्टेब्लिश होंगी या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है ये एक्सपेंड हो रही हैं बिना किसी लिमिट के, करंट वेजेस के हिसाब से, कि इन लोगों को करना पड़ेगा कि अगर जो नई इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में आती हैं, यही इंडस्ट्रीज कोशिश करे कि जो हमारा ये करंट लेबर है, जो हमारा एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है, इन्हें ये ड्रॉ कर सके, किससे, सबसिस्टेंस सेक्टर से, ये एब्सॉर्ब इनको कर सके। अगर नई इंडस्ट्रीज आएंगी वही ये काम कर सकती हैं। करंट वेज हमारा वो लेबर है जो मतलब करंट वेज पे तो नहीं ला सकते, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में इस लेबर को 20 रुपए पर दिन के मिल रहे हैं या 200 रुपए पर दिन के मिल रही है, तो क्या इंडस्ट्रीज भी इनको लालच दे के लेके आ सकती हैं? नहीं, इंडस्ट्रीज को इस सबसिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा वेज देना ही पड़ेगा, तभी ये लालच दे सकते हैं। मतलब अगर ये 300 रुपए दे, इनका आने में फायदा होगा, तभी तो ये लेबर यहाँ से उठ के यहाँ आएगा ना। तो वही बात है कि जो करंट वेज मिल रहा है इन लेबर्स को, तो सबसिस्टेंस सेक्टर को मिल रहा है, ये तो हमारा सबसिस्टेंस वेज है, इससे ज्यादा वेज अगर इंडस्ट्री देगी तभी फायदा है। तो मेन सोर्स क्या है जहां से वर्कर्स जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए आ सकते हैं, इनको ये करना पड़ेगा कि आपको जो है सबसिस्टेंस से ज्यादा जो है वो इनको वेजेस देने पड़ेंगे। बट कैपिटलिस्ट सेक्टर को किसकी जरूरत पड़ती है? यहाँ तो एग्रीकल्चर में आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खेती तो कर ही सकते हो, लेकिन कैपिटलिस्ट सेक्टर में प्रॉब्लम ये होती है कि कैपिटलिस्ट सेक्टर को जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? वो रिक्वायरमेंट है एक स्किल्ड लेबर की। आपको एक स्किल्ड वर्कर चाहिए, ठीक है, जो मशीन चला सके, जो कंप्यूटर पे काम कर सके, ऐसा लेबर, ऐसा वर्कर आपको चाहिए। तो लुइस ये आर्ग्यू करते हैं कि जो आपका स्किल्ड लेबर है, ये जो स्किल्ड लेबर की आप रिक्वायरमेंट कह रहे हो, हमने ये तो कहा कि हम एग्रीकल्चर से जो है एक्स्ट्रा वर्कर को सबसिस्टेंस सेक्टर से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले आएंगे, ठीक है, ये तो आपने कह दिया। बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो लुइस ने ये चीज बोली कि जो ये प्रॉब्लम है ना, ये एक क्वासी बोटलनेक क्रिएट तो कर रहा है, एक रुकावट तो लेके आ रहा है, स्पेलिंग गलत हो गई, ये एक रुकावट तो लेके आ रहा है, प्रॉब्लम तो है इस चीज में।
कि कैसे हम इनको स्किल्ड करेंगे, लेकिन ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। ऐसा लुइस ने बोला कि ये तो एक टेम्परेरी चीज है, ये रिमूव की जा सकती है, इट कैन बी रिमूव, इसे हटाया जा सकता है कि अगर आप जो है अपने लेबर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड कर दो, इन अनस्किल्ड लेबर को अगर आप ट्रेनिंग फैसिलिटीज दे दो, पढ़ा लिखा दो, तो ये एक तरीके से टेम्परेरी रुकावट है, इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसी चीज पे बाद में जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो इसी बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि क्या एकदम से आपको ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग में कम से कम मान के चलो 6 महीने 1 साल लगेंगे, 1 साल और 6 महीने का टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दी क्या आप यहाँ से वर्कर उठा के यहाँ ले आओगे? क्या एकदम से आपको चेंजेस दिख जाएंगे? इस चीज में टाइम लगता है, एक दिन में कोई स्किल्ड नहीं हो पाता, स्किल लेने के लिए टाइम लगता है। तो इसी चीज पे हम इन्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से हम कहाँ ले आए, सॉरी सब्सिस्टेंस सेक्टर से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ले तो आएंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेक्टर लाएंगे कैसे? क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास सरप्लस होगा इतना कैपिटल का? तभी तो इस सरप्लस पे ही तो इन लेबर को लगा सकते हैं ना। अगर मान के चलो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा लेबर की, तो ये कैपिटलिस्ट को लाके करेंगे, ये कैपिटलिस्ट लेबर को लाके करेंगे क्या? तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिस्ट जो है उसके पास कैसे सरप्लस क्रिएट होगा कि वो इस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को एब्जॉर्ब कर सके। तो अब क्वेश्चन ये डिसाइड होता है कि हमें कैसे सब्सिस्टेंस वेज जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे जो है वेजेस जो है वो डिसाइड करेंगे, कैसे वेजेस डिसाइड करेंगे, और वेजेस इस तरीके से डिसाइड हो कि कैपिटलिस्ट का भी क्या हो, फायदा हो, ठीक है। कि हमारे पास जो सरप्लस लेबर है वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, काम करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि मिनिमम आपकी अर्निंग की रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम अर्निंग कितनी होनी चाहिए इनकी सब्सिस्टेंस के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तो सिर्फ इनको सब्सिस्टेंस वेजेस ही देंगे ना, एक लिमिट से ज्यादा तो ये भी नहीं दे सकते। तो अब ये डिसाइड करेंगे कि मिनिमम इनको कितना सब्सिस्टेंस जो है वो चाहिए। तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि वेज लेवल जो है वो आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वर्कर जो सब्सिस्टेंस सेक्टर में दिया जा रहा है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ये सब्सिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ये सब्सिस्टेंस जो इंडस्ट्रियल में मिल रहा है वो ज्यादा होना चाहिए जितना उनको कहाँ मिल रहा है, सब्सिस्टेंस सेक्टर में मिल रहा है, ठीक है। हायर होगा इससे, तभी तो फार्मर जो है वो अपना रेंट, अपनी फूड की कॉस्ट, ये सब चीजें, अपनी जो डिसयूटिलिटी है, अपने घर को छोड़ना, इंडस्ट्री में आना, ये सारी चीजें कैसे वो गिव अप करेंगे? गिव अप तो वो तभी कर सकते हैं ना जब उनको सब्सिस्टेंस सेक्टर से ज्यादा मिल रहा हो। कैपिटलिस्ट सेक्टर में जब ज्यादा मिल रहा होगा तभी ये चीजें छोड़ के जो है इंडस्ट्री में आएंगे। तो हम ये देखेंगे कि कैपिटलिस्ट वेजेस जो है वो कम से कम, इन्होंने बोला है, मतलब लुइस की थ्योरी ने बताया है कि कैपिटलिस्ट जो वेजेस हैं वो मोर देन 30% हायर होनी चाहिए, कम से कम 30% ज्यादा होने चाहिए किससे, सब्सिस्टेंस वेजेस जो उनको कहाँ मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल रहे हैं, उससे कम से कम 30% ज्यादा होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? लुइस ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो आप सब्सटेंशियल इंक्रीज करोगे आउटपुट का सब्सिस्टेंस सेक्टर में, कि आपने रियल इनकम बढ़ाई, जितने वर्कर्स जो हैं वो फिर इंड्यूस होंगे कि भाई हमें जो लालच मिल रहा है कि हम कैपिटलिस्ट में जा सकते हैं, कैपिटलिस्ट हमें ज्यादा वेजेस देंगे, तो लालच कुछ मिलेगा, तो वही लालच इन्होंने डिसाइड किया कि 30% कम से कम ज्यादा होना चाहिए। तो कुछ लालच मिलेगा तभी तो लोग विड्रॉ होंगे, तभी तो लेबर जो है विड्रॉ होगा सब्सिस्टेंस सेक्टर से, तब ताकि, और इतना लेबर विड्रॉ हो जाए कि इनके विड्रॉ होने से भी आपके टोटल प्रोडक्ट पे सब्सिस्टेंस सेक्टर में एटलीस्ट कोई फर्क ना पड़े, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट रिमेन रहेगा सेम, और जो एक्स्ट्रा लेबर है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। तो आपका एवरेज प्रोडक्ट सेम रहेगा, मतलब इन्होंने ये कहा है कि इनके हटने से भी सब्सिस्टेंस सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा लेबर है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये अगर अपने गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं काम करने, तो इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो इंक्रीज होगी। अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, नई जगह आएंगे, नए किराए पे घर लेंगे, और वहां पे खाना पीना सारी चीजें हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इनकी इंक्रीज होगी। तो कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इन एम्प्लॉयर्स को इनके वेजेस जो है वो बढ़ाने चाहिए। इवन गवर्नमेंट भी ट्रेड यूनियंस को एनकरेज करे, और इनकी जो वेज बार्गेनिंग एफर्ट्स हैं, वेज बार्गेनिंग एफर्ट्स जो हैं वो भी उसमें भी सपोर्ट करे लेबर्स का। तो उन्होंने लगभग बोला कि 30% के लगभग हमें बढ़ाना चाहिए। तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगी, तभी यहाँ पे भी परफेक्टली इलास्टिक होगी एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट वेज पे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। तो अब जो है कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट कैपिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और ये फॉर्मेशन जो है कैपिटल फॉर्मेशन
ये डिपेंड किस पे करता है, ये कैपिटल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आप कितना सरप्लस जो है वो कमा रहे हैं, तभी तो आप नई कैपिटल लेके आएंगे। कैपिटलिस्ट का सरप्लस कितना है, इसी चीज पे डिपेंड करता है कि हमारी कैपिटल जो है वो कितनी फॉर्म होगी। तो कैपिटलिस्ट का मेन एम क्या होता है, किसी भी कैपिटलिस्ट का मेन एम क्या होता है, इनका मेन एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही इनका क्या होगा, मेन एम होगा। और ये लोग वही हैं, कैपिटलिस्ट वही हैं जो क्या करेंगे, जो सेव करेंगे और ऑटोमेटिकली अपनी सेविंग को क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मतलब जो इन्होंने सेव किया वो इन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और सिंस हमें पता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटलिस्ट सेक्टर में हायर होती है देन द कैपिटलिस्ट वेज। ठीक है, अब एक ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मान लो कि एक जो है कंपनी 10 घंटे काम करवा रही है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी तो इससे ज्यादा ही है ना, लेकिन उसको वेजेस किस हिसाब से दे रही है, सिर्फ 6 घंटे के हिसाब से। ये चीज मैंने आपको पहले भी थ्योरी में बताया था कि सिर्फ उसको वेजेस तो सिर्फ 6 घंटे के हिसाब से मिल रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट वेज उसे 6 घंटे के हिसाब से मिल रहा है, जबकि उससे उसे काम कितना करवाया जा रहा है, 10 घंटे के लगभग करवाया जा रहा है। अब आप खुद भी जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा ना कि आपको जितने आप वर्थ इट हो उतनी सैलरी तो मिल नहीं रही होगी, उससे तो कम ही मिल रही होगी, और आपका खून चूस रखा होगा प्राइवेट वालों ने कि ये भी करना है वो भी करना है, यही सारी चीजें। तो वही चीज है, यही चीज बोलेगी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की कैपिटलिस्ट सेक्टर में वो हायर होती है वेजेस से। और ये जो 4 घंटे का डिफरेंस हुआ, यही 4 घंटे का डिफरेंस क्या है, कैपिटलिस्ट का सरप्लस है, यही प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट को वो सेव करते हैं और इसी प्रॉफिट को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सीधी सी बात है, सरप्लस वापस से रीइन्वेस्ट हो जाता है, नई कैपिटल एसेट्स आ जाती हैं, कैपिटल का फॉर्मेशन हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा हम जो है सेव कर पाएंगे, मतलब जितना ज्यादा हमारा सरप्लस होगा उतना ही ज्यादा सेव करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज्यादा जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक रहेगा, जब तक कि ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि जो आपका कैपिटल लेबर रेशियो है वो राइज ना हो जाए, सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो आपकी इनइलास्टिक ना बन जाए। जब तक इलास्टिक सप्लाई है हमारे पास लेबर की, तब तक तो हम इनका खून चूस सकते हैं, लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि लेबर एग्री ही नहीं है 10,000 सैलरी में काम करने को, भाई अब लेबर की इनइलास्टिक सप्लाई है, वो जल्दी से नहीं बदलेगा, तो तब हम जाके थोड़ा सा ये सोचेंगे कि भाई अब ये 10,000 रुपए से नीचे काम करने को तैयार ही नहीं है और हमारे पास लिमिटेड स्किल्ड लेबर होता है, तो फिर कैपिटलिस्ट को झुकना पड़ता है। लेकिन कैपिटलिस्ट जब तक नहीं झुकते, जब तक भाई ये 10,000 करने को अगर अड़ गया कि भाई मैं तो 10,000 पे काम करूंगा, और कोई 5,000 वाला आ जाए, तो ये किसको रखेंगे, ये 5K वाले को रखेंगे ना, 5,000 वाले को रखेंगे। 10,000 वाले को कौन नौकरी देगा, नहीं देगा। एग्जाम्पल है बस, आजकल तो 10,000 की भी कोई वैल्यू नहीं है। सो ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कैपिटल लेबर रेशियो राइज ना हो, और जब तक सप्लाई ऑफ लेबर इनइलास्टिक ना हो, और जब तक आपका सरप्लस लेबर जो है वो डिसअपियर ना हो जाए। जब तक ये चीजें, जब तक इनकी बार्गेनिंग जो है वो चलेगी, जब तक ये सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद सोचो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही हमेशा की तरह इन लोगों का क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, एंड हो जाएगी ग्रोथ प्रोसेस की। वही चीज इन्होंने कहा है। तो कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करती है कैपिटलिस्ट के सरप्लस पे, और ये इन्होंने एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है, और वो डायग्राम में आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो इन्होंने क्या बोला, जैसे मान के चलो इन्होंने कहा कि हमने हॉरिजेंटल एक्सिस पे ले ली है क्वांटिटी ऑफ लेबर, कि इतना लेबर है हमारे पास, और हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिए, वेज, या फिर हम कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इन्होंने मान लिया। हॉरिजेंटल एक्सिस पे इन्होंने मेजर किया क्वांटिटी ऑफ लेबर जो इन्होंने एम्प्लॉय की, वर्टिकल एक्सिस पे इन्होंने ले लिया वेज और मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर इन्होंने एक जो है एक एवरेज सब्सिस्टेंस वेज बनाया, ये ओ से लेके मान लो एस तक इन्होंने बोला। ये ओ एस जो है, यहाँ मैं साथ साथ लिख देती हूँ, कि ये जो ओ एस है ना, इन्होंने क्या बोला, ये आपका एवरेज सब्सिस्टेंस वेज है, किसका, सब्सिस्टेंस सेक्टर में। सब्सिस्टेंस सेक्टर में इतना एवरेज जो है वो वेज माना गया है, मतलब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, और यहां से लेके ओ से लेके डब्ल्यू तक इन्होंने बोल दिया कि ये जो ओ डब्ल्यू है ना, ये आपका वेज किसका है, ये आपकी कैपिटलिस्ट का वेज है। क्योंकि अभी हमने थ्योरी में देखा कि कैपिटलिस्ट वेज किससे ज्यादा होना चाहिए, सब्सिस्टेंस सेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, तभी नहीं लालच होगा कि ये यहाँ पे आके काम करें। तो ओ डब्ल्यू वेज आपके कैपिटलिस्ट सेक्टर का है, और सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर क्या है,
अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पे भी अवेलेबल है और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अवेलेबल है। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? हमने ये बोला ना कि जब तक ये अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर खत्म ना हो जाए। तो जब तक तो इनके पास क्या है, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबल है। तो हमने देख लिया कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल आपका सप्लाई कर्व बन गया इसका। बिगिनिंग में हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपने इतना लेबर लगाया, मान लो O से लेके N1 तक आपने लेबर लगा लिया, ठीक है, कैपिटलिस्ट सेक्टर में। तो इतनी मान लो उन्होंने बोल दिया कि इतनी आपकी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, P1 से लेके L1 तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इतना आपने लेबर लगा लिया। क्लियर है? ठीक है। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की यहाँ पे कैपिटलिस्ट में कितनी हो गई? P1 L1 जो है, और टोटल आउटपुट कितना बन गया? टोटल आउटपुट जो है वो आपका क्या बन गया? OP1 Q1 N1। ये कंप्लीट बॉक्स आपका क्या दिखा रहा है? ये कंप्लीट बॉक्स आपका दिखा रहा है ये आप इतना आपका टोटल आउटपुट बना। अब आउट ऑफ दिस वर्कर जो पेड किए जाएंगे वो कितने पे किए जाएंगे? वो तो OW Q1 N1 यहां तक, क्योंकि ये W हमने क्या माना है, देखो ये गैप थोड़ा ज्यादा होगा बट डायग्राम यहाँ पे बन नहीं सकता, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। इसको और आगे बढ़ा लो, ये बना लो यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ा लो, चाहे फिर एक सेकेंड रुकना, इसको मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। ये हमने मान लिया ग्रीन से है ना, हाँ ये आपका P1, ये आपका Q1, ग्रीन क्यों नहीं हो रहा, ये आपका L1, ठीक है। तो हमारे वेजेस कितने मिलेंगे? OW Q1 N1, ये हमारे पहले वेज हो गए, OW Q1 N1, ये हमारे क्या हो गए? ये वेज हो गया, इतना तो वेज दे दिया, ठीक है। रिमेनिंग एरिया हमारा कितना बचा? W P1 Q1, इतना हमारा वेज हुआ, इसको लिख देते हैं, इतना हमारा वेज हो गया, और इतना जो बचा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सरप्लस हो गया। इतना सरप्लस कमा लिया, इतने वेजेस दे दिए, इतने हमने टोटल प्रोडक्ट हमने पूरा कितना बनाया? O P1 Q1 N1, ये हमने टोटल अपना आउटपुट बना लिया। इसमें से इतना, ये इतना सब्सिस्टेंस जाना, इतना वेजेस चले गए, तो इतने क्या बचे? सरप्लस बचे। अब ये जो कैपिटलिस्ट का सरप्लस हुआ, ये टोटल प्रॉफिट हुआ जो अर्न किया कैपिटलिस्ट सेक्टर ने, यही जो है सरप्लस वापस से इन्होंने क्या कर दिया? इतना सरप्लस कमाया और इतना सरप्लस री इन्वेस्ट किया और फिर और प्रोडक्शन को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। तो ये जब सरप्लस री इन्वेस्ट हुआ तो जो कर्व है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का P1 से लेके L1 तक, ये फिर और अपवर्ड शिफ्ट होगा और ये क्या बनेगा? एक सेकेंड, इसको इससे नहीं करना चाहिए, यस, इसको क्या किया? P2 L2 कर दिया, प्रोडक्शन और बढ़ाई, और कहां चले गए? ये P2 L2 पे चले गए। अब कैपिटलिस्ट का सरप्लस और जो हमारी इंप्लॉयमेंट है वो और ज्यादा हो गई, वो अब क्या हो गई? ये हमारी चली गई N2, और लेबर लगाया हमने, ये हमारा हो गया Q2। तो देखो जो कैपिटलिस्ट का सरप्लस है वो कितना बना? W P2 और Q2। अब ये क्या बन गया? ये नया सरप्लस बन गया, ये नया सरप्लस बन गया, और ये क्या बन गए? ये नए वेजेस बन गए, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट हमने और ज्यादा कर ली, तो ON2 हमारे क्या बन गए? इतनी हमने एम्प्लॉयमेंट कर ली, ON2 तक हमने एम्प्लॉयमेंट किया लोगों को, और इतना हमने सरप्लस कमाया। अब ये इतना सरप्लस कमा के हमने इसको फिर री इन्वेस्ट कर दिया, और फिर री इन्वेस्ट करके हमने ज्यादा प्रोडक्शन करी, तो ये कितना बन गया? P3 और L3 बन गया, और ये क्या बन गया? Q3, हम और लेबर ले आए। तो ये प्रोसेस जो है ये फर्दर री इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। अब इन्होंने ON3 तक एम्प्लॉयमेंट रखी, और इन्होंने P3 और ये जो L3 है, इतना इनका प्रोडक्टिविटी कर्व बन गया, और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आपका जो एंटायर सरप्लस जो लेबर है ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब ना कर ले कौन? कैपिटलिस्ट सेक्टर। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि कैपिटलिस्ट सेक्टर
जितना आपके एग्रीकल्चर सेक्टर या सबसिस्टेंस सेक्टर में जो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर है उसको क्या ना कर ले, एब्जॉर्ब ना कर ले। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा। और इसके बाद हमारे सप्लाई कर्व जो अभी डब्ल्यू है, ये सप्लाई कर्व हमारा नॉर्मल लेफ्ट टू राइट, ये जो नॉर्मल आपका सप्लाई कर्व बनता है ना, वही वैसा ही बन जाए, तब तक ये चीजें जो है वो चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि आपका ये जो डब्ल्यू सप्लाई स्लोप है, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ना हो जाए, जैसे आपका ऑर्डिनरी सप्लाई कर्व होता है ना, ऐसा नॉर्मल परफेक्टली इलास्टिक ना होके एक नॉर्मल सप्लाई कर्व जो है वो ना बन जाए। और जब तक आपके वेज और एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू राइज ना हो डेवलपमेंट के साथ, जब तक ये चीज जो है वो चलती रहेगी। तो कैपिटल जो है वो फॉर्म होती है कहाँ से? कैपिटल फॉर्म आपकी होती है आउट ऑफ प्रॉफिट से, कि आप कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पा रहे हो, उसी से आप फर्दर जो है वो कैपिटल बना सकते हो। तो कैपिटल जो आपकी फॉर्म होती है, जो कैपिटल बनाता है एक कैपिटलिस्ट, वो कहाँ से होती है? जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक कैपिटलिस्ट जितना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा है, वहां तक वो कैपिटल फॉर्म जो है वो करता रहेगा। तो लुइस के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, जो आप टेक्निकल प्रोग्रेस लेके आ रहे हो इकोनॉमी में, वो आपका क्या है? कैपिटल सेविंग है। आप लेबर से काम करवा रहे हो, लेबर से काम करवाओगे, कैपिटल बचाओगे और एक्स्ट्रा लेबर को लगाते रहोगे। और ये कंसीडर किया जा सकता है कि यही आपका कैपिटल फिर बाद में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर आपका टेक्निकल प्रोग्रेस लेबर सेविंग है ना, लेबर को बचा के चलोगे, तो ये जो है ये कंसीडर किया जाएगा कि इससे आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो बढ़ेगी। अगर आप लेबर छोड़ के अच्छी अच्छी मशीनें लेके आ रहे हो, लेबर ना इंक्रीज करके आप अच्छी अच्छी मशीनें लेके आ रहे हो, अच्छा कैपिटल लेके आ रहे हो कैपिटल फॉर्मेशन से, तो जो आपके एग्जिस्टिंग लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। स्टार्टिंग में आप कैपिटल सेविंग टेक्निक्स यूज करोगे, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा लेबर है वो आपको क्या करना है? अपनी इकोनॉमी में, अपने सेक्टर में एब्जॉर्ब करना है। तो एज सच इन्होंने कहा, इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं लिया बिटवीन द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। इन्होंने दोनों चीज को एक सिंगल चीज माना। इन दोनों चीज को जो ग्रोथ ऑफ, एक सेकेंड, ग्रोथ ऑफ टेक्निकल नॉलेज की ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपिटल कितना ग्रो कर रही है। इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं किया, इन दोनों चीजों को क्या माना? ही कंसीडर बोथ थिंग एज अ सिंगल फिनोमिना। इसे क्या माना? ये एक ही चीज है, इस चीज को अलग नहीं किया, फिनोमिना। ठीक है, ओके। सो विद दैट रिजल्ट हम कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है, जो आपकी इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, ये आपके प्रॉफिट को क्या करेगा? रेज करेगा। एम्प्लॉयमेंट जो है कैपिटलिस्ट सेक्टर में, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है? अब बात आती है कि जो रोल है हमारे स्टेट का या प्राइवेट कैपिटलिस्ट का, वो क्या रोल जो है वो प्ले करेंगे। रोल ऑफ स्टेट मतलब सरकार, और जो आपकी प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं उनका क्या रोल होगा? प्राइवेट कैपिटलिस्ट का क्या रोल होगा इकोनॉमी में? तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो आती है इन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम कहते हैं लुइस के अकॉर्डिंग, ये अंडरस्टैंड करना कि इकोनॉमी जो है, हमने क्या बोला कि ये लोग अपनी सेविंग को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सेविंग की बात नहीं की थी, अभी बताती हूँ कि इन्होंने सेविंग सिर्फ नहीं बोला कि सिर्फ सेविंग से ही कैपिटल फॉर्मेशन होगा, नहीं, एक और चीज की बात की थी, सोचो पहले आप। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें ये प्रोसेस समझना पड़ेगा कि जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके लोग हैं, वो प्रीवियसली कितनी वहां पे सेविंग हो रही है और इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हो रही है। प्रीवियसली जो सेविंग और इन्वेस्टिंग है वो कितनी है? 4 से, एक सेकेंड, 4 से कितनी? 4 से कितनी? 5% तक हो रहा है ये नेशनल इनकम का, जीडीपी का 4 से 5% सेव और इन्वेस्ट हो रहा है। और यही अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, लोग अपने आप से ही सेविंग कर रहे हैं इतना। और ये लगभग कितना जाना चाहिए? ये लगभग जाना चाहिए 12 से 15% जीडीपी का आप सेव करो और इन्वेस्ट करो। ठीक है, सो ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, बिकॉज सेंट्रल फैक्ट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि हमें क्या चाहिए? हमें रैपिड कैपिटल एक्यूमुलेशन चाहिए। तो हमें उसी हिसाब से क्या करनी पड़ेगी? सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग हमें नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेगी कैपिटल के साथ साथ, क्योंकि हमें जो सरप्लस लेबर को लेके आ रहे हैं सबसिस्टेंस सेक्टर से, उसे हमें जो है ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी।
तो वो खर्चा भी तो आएगा। तो कैपिटलिस्ट ऐसा तो नहीं है कि जितना प्रॉफिट कमा के पूरा का पूरा नई मशीन खरीद सकते हैं, नहीं, उनको कुछ पैसा तो इन लोगों को, इन वर्कर्स को ट्रेनिंग देने में भी लगेगा। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सरप्लस लेबर के साथ सिर्फ और सिर्फ 10% जो है, 10% जो है इनकम का, लोगों की इनकम का, वो क्या हो सकता है, सेव हो जाता है। वो भी वो लोग कर रहे हैं जो लगभग नेशनल इनकम का 40% लगभग कमा रहे हैं, वही लोग 10% सेव कर पा रहे हैं और इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा है। होना कितना चाहिए, कम से कम 12 से 15 जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वेजेस और सैलरी जो क्लास है वो हार्डली 3% सेव कर पाता है। जो वेज क्लास है या जो रेगुलर सैलरी पे काम कर रहा है, वो सिर्फ मुश्किल से 3% अपनी इनकम का सेव कर पाता है। पर जो नेशनल इनकम का 40% जो इनकम कमा रहे हैं, वो लगभग जो है 10% तक क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। बट जो आपकी डोमिनेंट क्लास है उसको ये मतलब हमारी डोमिनेंट क्लास इकोनॉमी में, ऐसी इकोनॉमीज में जो हमारी डोमिनेंट क्लास है वो किसकी है, वो लैंडलॉर्ड्स की है, वो ट्रेडर्स की है, वो मनी लैंडर्स की है, वो आपके सोल्जर्स हैं, प्रिंसेस हैं। यही जो हैं, ये अगर फालतू की कंजम्पशन ना करके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये फायदा है। बट वहां पे सिर्फ स्टेट कैपिटलिस्ट और जो इंडिजीनियसली प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं, या तो स्टेट या तो सरकार करती है इन्वेस्ट, या फिर आपके जो है मेन जो बड़े बड़े प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, सिर्फ वही वो जो है इन्वेस्ट कर रही हैं। यही लोग जो है वो कैपिटल क्रिएट कर पा रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर बाकी लोग जो हैं, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, प्रीस्ट, सोल्जर्स, प्रिंसेस, ये भी फालतू कंजम्पशन ना करके इन्वेस्ट करें तो इकोनॉमी को फायदा हो। तो इंडिजीनियसली जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं, जो आपके प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं, ये बाउंड हैं कि इनको नई अपॉर्चुनिटीज आनी पड़ेगी, जो चीजों को, मार्केट को वाइड करे, कोई नई टेक्निक्स जो है वो इकोनॉमी में लेके आए, नई टेक्निक्स लेके आए जिससे प्रोडक्टिविटी जो है, लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या हो, प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो क्या हो, वो इंक्रीज हो। और उसी से फिर कैपिटलिस्ट को क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा। तो ये लोग मजबूर है कि इनको कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक्स जो है वो लानी पड़ेगी। और स्टेट किस लिए मजबूर है, स्टेट को भी, स्टेट के ऊपर भी जिम्मेवारी है कि ये भी कैपिटल, ये कम से कम प्राइवेट से ज्यादा जल्दी जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सरकार है, टैक्स ले और कैपिटल एक्यूमुलेशन कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दे देश का। सो कैपिटलिस्ट, ये स्टेट जो है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट से ज्यादा जल्दी जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनका जो मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता कैपिटलिस्ट सेक्टर की तरह। ये टैक्स लगाए, लोगों के ऊपर फोर्स कर दे टैक्स, ठीक है, और फिर वहां से पैसा कमा के जो है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन कर ले। लेकिन एक बार कैपिटलिस्ट सेक्टर अगर अमर्ज हो गया, टाइम के साथ साथ साइजेबल बन गया, तो ये नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करके देगा। और इससे कैपिटल प्रोडक्टिविटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सरप्लस भी इकोनॉमी में क्या होगा, इंक्रीज होगा रैपिडली। और कैपिटलिस्ट क्लास ऑब्वियसली वो भी तो इंक्रीज होगी ही होगी। बट इन्होंने एक चीज और बोली कि कैपिटल फॉर्मेशन आपका सिर्फ सेविंग से नहीं हो सकता। कैपिटल फॉर्मेशन जो इकोनॉमी में हो सकता है वो और एक चीज से हो सकता है, जो कि क्या है, आपकी बैंक क्रेडिट। मतलब सिर्फ सेविंग की बात नहीं करी, आपके इसकी तरह, क्या कहते हैं, क्लासिकल्स की तरह, इन्होंने बैंक क्रेडिट की भी बात की। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले मैंने आपको कोई थ्योरी करवाई थी, आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ऐसी थ्योरी थी जिसमें सिर्फ बैंक क्रेडिट की बात हुई थी। ठीक है, किस इकोनॉमिस्ट की थी, उन इकोनॉमिस्ट का नाम एस से स्टार्ट होता है, ये मैं बता देती हूँ। तो आपको ये बताना है कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी और ये बोला कि कैपिटल फॉर्मेशन बैंक क्रेडिट से होगा। लेकिन उन्होंने बोला सेविंग के अलावा भी कैपिटल फॉर्मेशन बैंक क्रेडिट से हो सकता है, कैपिटल क्रिएट हो सकती है, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, ये आउट ऑफ बैंक क्रेडिट से भी जो है वो क्रिएट हो सकती है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में अबंडेंट हमारे पास आइडियल रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का कोई यूज नहीं हो रहा, इतना हमारे पास रिसोर्स है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉर्टेज है, किसकी, कैपिटल की, कैपिटल की शॉर्टेज है। क्रेडिट क्रिएशन, अगर ये बैंक क्रिएट करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन से पैसा क्रिएट करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगी उसे, और उसे प्रॉफिट भी जो है वो कमाया जा सकता है ऐसी इकोनॉमीज में भी। और ये फर्दर आउटपुट भी इंक्रीज करेगा, ये चीज फर्दर एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, अगर आपका क्रेडिट फाइनेंस हो जाए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। हालांकि एक बार हम देखेंगे कि इकोनॉमी में एकदम से पैसा आएगा कि जो है कैपिटलिस्ट कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कर रहे हैं अपनी सेविंग से, और ये लोग क्रेडिट भी ले रहे हैं। तो एक बार आपको इकोनॉमी में ये देखने को मिल सकता है कि इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमी में एकदम से पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन तो क्रिएट होगा ना, इन्फ्लेशन तो आपका राइज करेगा ही करेगा,
लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए हो सकता है, ये चीजें जो है वो मैनेज हो जाएंगी सम टाइम के लिए, कुछ ऐसे समय के लिए हो सकता है कि इन्फ्लेशन आपका एकदम से बढ़े, क्योंकि एकदम से इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, बैंक से भी लिया जा रहा है और जो है प्राइवेट कैपिटलिस्ट वो भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने सरप्लस लेबर को एंगेज कर दोगे, आप इतना सरप्लस लेबर भी तो लेके आए हो ना उसके साथ साथ, अगर ये कैपिटलिस्ट सेक्टर इन्हें एंगेज कर देगा, पैसा ऐसे ही तो लेके नहीं आना कि फ्री में बहा दो, उनसे काम भी तो करवाया जा रहा है, उस हिसाब से प्रोडक्शन भी तो हो रही है, उस हिसाब से आउटपुट भी तो बढ़ रहा है, तो चीजें मैनेज हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आपका सरप्लस लेबर है वो एंगेज है, कैपिटलिस्ट सेक्टर एंगेज कर दे, और ये जो है हालांकि कैपिटलिस्ट सेक्टर इन सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब करे, इन्हें पैसा दे, प्राइस राइज करेंगे, इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर गुड्स बढ़ेगा, आउटपुट चाहे बेशक से एकदम से इतना ना बढ़े, तो इस वजह से प्राइसेस तो एकदम से बढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से बढ़ती हुई एग्रीगेट डिमांड को सप्लाई पूरा नहीं कर पाती ना, सप्लाई पूरी होने में टाइम भी तो लगता है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्राइस राइज हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा, ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है। लेकिन जैसे जैसे कैपिटल गुड्स जो है, आपके कैपिटल गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स बनाना शुरू करेंगे, कंज्यूमर गुड्स बनाना शुरू करेंगे, कंजम्पशन गुड्स बनाना शुरू करेंगे, आपके प्राइस जो है वो धीरे धीरे फॉल करने लग जाएंगे। तो लुइस कहते हैं इन्फ्लेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत ही डिफरेंट है, ये अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, अपने आप ही चीजों को क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, और ये एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो लेके आएगा, प्राइस राइज करेंगे, बट एज सुन एज ये जो आउटपुट है अगर वो भी इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी में साथ ही साथ, तो ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ स्टार्टिंग के टाइम के लिए ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम झेलनी पड़े, तो इन्फ्लेशन प्रोसेस जो है वो अपने आप ही एक एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब लोग अपनी बढ़ती हुई इनकम के साथ सेव भी करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से होगी, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उस हिसाब से आउटपुट भी होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपके आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को, इन सबको बढ़ाएगी, प्रॉफिट को भी बढ़ाएगी। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा क्या होगी, जितनी ज्यादा प्रॉफिट उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, सेविंग होगी, और जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ही ज्यादा नई इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आएगी, और आपके पास बैंक क्रेडिट भी है, दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी, बूस्ट करेगी, डाउन नहीं करेगी। तो ये जो एनालिसिस है ये गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होता है कि एकदम से इन्फ्लेशन आएगा तो गवर्नमेंट भी तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी, तो गवर्नमेंट के पास भी जो है वो पैसा आएगा, और ये बढ़ती हुई नेशनल इनकम हमारे आउटपुट को तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी, लेकिन गवर्नमेंट को उस टाइम पे डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो जरूरत नहीं है कि ये लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग करें, नोट छापे और इकोनॉमी में पैसा डालें, नहीं डालने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही ये जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट है वो इकोनॉमी में पैसा ले आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करे। ये जो आपका इतना अबंडेंट लेबर है, एक्स्ट्रा लेबर है आपका सब्सिस्टेंस सेक्टर में, बट हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में लिमिटेड लैंड है ना, कितने लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन अगर हुआ अच्छे से और क्रेडिट क्रिएशन अच्छे से हुआ, तो ये जो हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी है जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, लुइस कहते हैं ये प्राइमरी प्रॉब्लम एक स्टार्टिंग में ही रहेगी, और फिर बाद में ये इंडस्ट्रियल सेक्टर इसे एब्सॉर्ब कर लेगा, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इकोनॉमी को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर किसी की तरह प्राइवेट जो लुइस है उन्होंने भी ये बात बोली कि जो एंड होगा, एंड तो होगा ग्रोथ प्रोसेस का, चीजें एक साथ तो इतनी चल नहीं सकती कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो, एक बार तो एंड आएगा ही आएगा, रुकावट तो आएगी आएगी। तो ये जो थ्योरी शो करती है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर अगर आपको एक कांस्टेंट रियल वेज पे अवेलेबल है, कांस्टेंट रियल वेज पे अवेलेबल है, और आप प्रॉफिट का पार्ट री इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, तो इससे आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली, आपका प्रॉफिट जो है वो ग्रो करेगा कंटिन्यूअसली, रिलेटिवली आपकी नेशनल इनकम भी जो है वो इंक्रीज होगी, कैपिटल फॉर्मेशन जो आप कर रहे हो तो कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम भी आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है ये इनडेफिनेटली नहीं है कि सालों साल यही चीज जो है वो चलती रहेगी, इंडेफिनेटली तो नहीं है कि हमेशा ये जिंदगी भर इन्फिनिटी है कि ऐसा ही चलता रहेगा। अगर एज ए रिजल्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कोई सरप्लस लेबर बचा ही नहीं, अभी तो हम इस सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम तो आएगा ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर आपका बचा ही नहीं, तब क्या होगा, तब भी तो आपको रुकना पड़ेगा, जो एग्जिस्टेंट सरप्लस लेबर है अब आपको इन एग्जिस्टेंट सरप्लस लेबर के रियल वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये लेबर यहाँ रुकेगा, वरना कहाँ रुकेगा। जब इन्हें पता चल गया कि अब हमारी कोई सप्लाई आने नहीं वाली, मैं अगर 10,000 मांगू तो जो ओनर है उसको 10,000 देने ही पड़ेंगे, कोई 5,000 वाला बंदा आने ही नहीं वाला,
तो ये तो अपनी वेजेस को एकदम से बढ़ाएंगे ना, और वेजेस बहुत हाई कर लेंगे, और इन्हीं वेजेस को हाई करने की वजह से जो कैपिटलिस्ट है उनका प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा, और प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके पास प्रॉफिट बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, तो नेट इन्वेस्टमेंट फिर फर्दर कहां से होगी, नेट इन्वेस्टमेंट कहां से होगी, फिर आगे जो फर्दर ग्रोथ है वो कहां से आएगी, नहीं आएगी ना। तो वही चीज उन्होंने बोली, एंड हो जाएगा ग्रोथ का। ठीक है, एक टाइम आएगा कि हमारे पास सरप्लस लेबर नहीं बचेगा, एग्जिस्टिंग लेबर आपसे रियल वेजेस बढ़ाने की बात करेंगे, और अगर इनके रियल वेजेस बढ़ गए तो ये जो प्रॉफिट हम जो अभी डायग्राम में देख रहे थे कि ये इतना वेज देके इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, ये सरप्लस कमा के वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वेजेस अगर यहां तक बढ़ गए, फिर यहां तक बढ़ गए, फिर यहां तक, तो प्रॉफिट तो खत्म हो गया ना, प्रॉफिट तो खत्म हो गया, जितना आउटपुट बन रहा है उतना वेजेस वेजेस में ही जा रहा है, बचा ही नहीं, तो फिर फर्दर इन्वेस्ट कहां से करेंगे। वही चीज जो है इस थ्योरी में लुइस ने बोला कि एंड होगा किसका, ग्रोथ प्रोसेस का। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इन्हें किस बेसिस पे जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इतना बढ़िया बोला कि एलडीसी जो है वो भी डेवलपमेंट हो सकती है, बहुत सही बात बोली। हमारे जैसे इंडियन इकोनॉमी में इतना ज्यादा हमारे पास लेबर है कि वो लेबर हम आसानी से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इतनी अच्छी बातें बोलने के बाद भी इनको किस लिए क्रिटिसाइज किया गया, इनको इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि आपने ये बोला कि कैपिटलिस्ट सेक्टर को एक जैसे हमने ये बोला कि ये एस तो हमारा सबसिस्टेंस सेक्टर का है, कैपिटलिस्ट सेक्टर को आप सबसिस्टेंस से ज्यादा दो, तो वेज रेट कभी भी, वेज रेट आपके कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते कैपिटलिस्ट सेक्टर में। ओडब्ल्यू हमने डिसाइड किया तो इतने ही वेज रेट नहीं रहेंगे, जैसे धीरे धीरे ये प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे तो क्या ये इतने ही वेजेस पे, जब मुझे पता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो कंपनी करोड़ों का फायदा कर रही है और मुझे सिर्फ पीनट्स दे रही है पीनट्स मतलब ना के बराबर सैलरी दे रही है, तो क्या मैं उस वेज कांस्टेंट वेज रेट पे काम करूंगी, नहीं ना। तो वेज रेट कांस्टेंट नहीं होते कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो एक पॉइंट पे ये थ्योरी अज्यूम करती है कि हम, इसने थ्योरी ने स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट वेज रेट पे कैपिटलिस्ट सेक्टर काम करेगा, और जब तक काम करेगा जब तक सप्लाई ऑफ लेबर एग्जॉस्ट ना हो जाए सबसिस्टेंस सेक्टर से, जब तक पूरा सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पे ना आ जाए। लेकिन ये अनरियलिस्टिक है क्योंकि वेजेस जो है वो कंटिन्यूअसली साथ के साथ राइज करते रहते हैं। आप 5 साल पहले जिस सैलरी पे काम कर रहे थे 5 साल बाद उस सैलरी पे काम नहीं करोगे, या 1 साल पहले भी जिस सैलरी पे काम कर रहे थे 1 साल बाद भी उस सैलरी पे काम नहीं करोगे। तो वेजेस आपकी कंटिन्यूअसली राइज करते रहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे, फिर भी तब भी यही होता है। तो ये इस स्टेज पे इनको क्रिटिसाइज किया गया। दूसरी क्या चीज थी जिसपे इनको क्रिटिसाइज किया गया, कि स्किल्ड लेबर, इन्होंने बोला ना कि आपका जो स्किल्ड लेबर है वो एक टेम्परेरी बोटलनेक है, एक टेम्परेरी रुकावट है, आप इनको जो है ट्रेनिंग दो और कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमें ये पता है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हमारे पास है, और लुइस ये एज्यूम करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की वो है। स्किल्ड लेबर एक टेम्परेरी बोटलनेक, इसने बोल दिया कि टेम्परेरी बोटलनेक है, आप इनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज दोगे तो ये चीज जो है वो रिमूव हो सकती है। नो डाउट स्किल्ड लेबर शॉर्ट है सप्लाई में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे पास इतना स्किल्ड लेबर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सच है। और स्किल्ड फॉर्मेशन को बढ़ाना वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा और कल हमने लोगों को स्किल कर दिया। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगता है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना, इतनी मल्टीट्यूड्स में, मतलब इतनी इतनी बड़ी कंट्री में अलग अलग फील्ड में लोगों को ट्रेन करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है कि आज सोचा और कल हो गया, एक लंबा समय लगता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, तो उन्होंने जिस दिन सोचा उसी दिन थोड़ी ना लोग स्किल हो गए, उसमें टाइम लगा। तो वही चीज है कि स्किल्ड लेबर जो है टेम्परेरी बोटलनेक नहीं है, जैसा इन्होंने बोला कि ये तो 2 दिन की रुकावट है, ये तो सॉल्व हो जाएगी, नहीं, इसमें लंबा समय लगेगा। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि दूसरी चीज पे इनको क्रिटिसाइज किया गया कि यहाँ पे हमारी जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एंटरप्राइज कम है, इनिशिएटिव लोग कम लेते हैं, रिस्क लोग कम लेना चाहते हैं, भाई हमें 2 रोटी मिल जाए खाने को पूरे दिन की बहुत है, यही सोचते हैं ना। तो यहाँ लोग इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं होते। तो लुइस थ्योरी बेस्ड है इस असम्पशन पे कि कैपिटलिस्ट सेक्टर, कैपिटलिस्ट क्लास एग्जिस्ट करता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटलिस्ट क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, और इनफैक्ट जो एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो डिपेंड करता है इसी क्लास के एग्जिस्टेंस पे, कैपिटलिस्ट के ऊपर ही जो है सारा दामोदार है। इन्होंने यही बोला, जो नेसेसरी भी है यही जो है स्किल यही स्किल डलवाएगा मतलब वर्कर्स में, यही एक्यूमुलेशन करेगा कैपिटल को, लेकिन रियलिटी में इन कंट्रीज में कैपिटलिस्ट की ही कमी है, एंटरप्राइज ही प्रॉपर नहीं है। इन्होंने ये तो बोल दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाओ, कैपिटलिस्ट सेक्टर में चले जाओ, लेकिन ये सेक्टर ही नहीं होगा तो फिर ये एग्रीकल्चर सेक्टर के जो सरप्लस लेबर है वो जाएंगे कहाँ, प्रॉब्लम देखो यही चीज है।
नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट किस चीज पे इनको क्रिटिसाइज किया गया कि मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है ना वो एलडीसीज में काम नहीं देता इतना, कि हमने हमने 400 रुपए इन्वेस्ट किए तो हमें 1000 रुपए मिल गए, मल्टीप्लाई होके ज्यादा हमें पैसे मिल गए। तो अगेन ये जो थ्योरी एज्यूम करती है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है जब कैपिटल सेक्टर कंटिन्यू अपने प्रॉफिट को जो है वो री इन्वेस्ट करती रहे, क्योंकि ये अब प्री सपोज इन्होंने अजम्पशंस ले रखी है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट का हमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना होके मिलेगा, लेकिन ऐसा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं होता। अगर हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए मान लो किसी टाइम पे, तो फिर हम कहाँ पे ये इसको री इन्वेस्ट कर पाएंगे, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस साल, तब हम क्या करेंगे, तो दिक्कत ये भी है। नेक्स्ट इनको किस चीज पे क्रिटिसाइज किया गया, इन्होंने बोला कि ये एक लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने बोला कि एक वन साइडेड थ्योरी है, सिर्फ एक साइड से बताई गई। क्यों, क्योंकि वन साइडेड थ्योरी हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि लुइस ने जो है जो पॉसिबिलिटी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी तो डेवलपमेंट हो सकती है ना, यहाँ पे भी नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, यहाँ पे भी जो है वो प्रोग्रेस हो सकता है, इस चीज को तो इग्नोर ही कर दिया कि नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर है, इनको उठा के बस इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल दो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, हम ट्रांसफर करेंगे इन सरप्लस लेबर का, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी जो डिमांड है फूड ग्रेन की, आपकी जो डिमांड है रॉ मटेरियल की, जो हमें हमारी कौन पूरी करता है, ये इनपुट हमें कौन देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे भी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, यहाँ पे भी तो प्रोग्रेस होगा। इस चीज को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि एक लेबर यहां से उठ के, कौन सी असम्पशन थी ये, 6, एक लेबर यहाँ से उठ के बोला कि भाई यहाँ पे एग्जिस्टेंस, यहाँ पे सरप्लस लेबर बहुत ज्यादा है, तुम एक काम करो यहाँ से छोड़ के तुम इंडस्ट्री में चले जाओ, तो क्या ये आसान है इतनी जल्दी लेबर का मोबिलिटी करना, मूव करना, पीपल इतनी जल्द, इतने लोग हमें हमें पता है इंडिया में हम लोग अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, मन नहीं करता घर घर छोड़ के जाने का कि हम बाहर जाके काम करें, अपना शहर अपना गांव अपनी जगह छोड़ने का मन नहीं करता। ठीक है, इतनी अटैचमेंट हम लोगों को होती है। सो मोर ओवर अलग कल्चर, अलग जगह जाएंगे, अलग कल्चर अलग कस्टम, अगर अलग लैंग्वेज, हाउसिंग की प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी बढ़ेगी कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो इतना आसान नहीं है, चाहे 30% हाइक से भी मिल रहा हो, हम ये सोचेंगे यार इतना हमें हाइक मिल रहा है लेकिन इतना तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग में ही चला जाएगा, कमा तो हम उतना ही रहे होंगे, तो फायदा क्या है जाने का, नहीं चाहते, ये सोच लेते हैं। तो और एक चीज और थी बहुत इंपॉर्टेंट कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन्होंने बोला कि 0 होगी। तो देखो स्लर्ट्स ने, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, ये ध्यान रखना, इन्होंने जो है ये नहीं माने कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है ओवर पॉपुलेटेड अंडर डेवलप्ड कंट्री में 0 या नेग्लिजिबल हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो सब्सिस्टेंस वेज भी तो 0 होंगे ना, जब कुछ काम ही नहीं कर रहे तो वेज भी इनको 0 मिलेंगे, वेज किस चीज के मिलेंगे। तो ये फैक्ट है कि हर एक वर्कर जो है वो सब्सिस्टेंस वेज जो है वो कमा रहा है, अब वो कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा और इन्होंने कहा उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से उन्हें मिल रहा है, तो फिर ये वेज कैसे मिल रहे हैं उनको। तो हर एक वर्कर सब्सिस्टेंस वेज के हिसाब से ले रहा है, और अगर मान लो वो कैश में नहीं ले रहा तो डिफिकल्ट है एग्जैक्ट नंबर ऑफ सरप्लस लेबर फाइंड आउट करना, कैसे निकालोगे कि इतना हमारे पास सरप्लस लेबर है, ये 15 लेबर हमारे एक्स्ट्रा हैं, ये कैपिटलिस्ट सेक्टर में जाने चाहिए। ये नंबर हार्डली जो है वो एक्सीड करेगा 5%, 5% तक ही हम मान सकते हैं कि जो हमारा सरप्लस लेबर है, उससे ज्यादा नहीं रखता कोई भी एक सेक्टर, कोई भी एक लैंड जो है इससे ज्यादा सरप्लस लेबर को कहाँ रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, पता चल जाएगा मालिक को भी कि भाई ये फालतू बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, बट ये एग्जैक्ट नंबर की कितना सरप्लस है ये भी हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, सो इंडिया में एक और, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक और प्रॉब्लम है कि इनकम ग्रुप्स हमारे, इनकम हमारे लोगों की कम है, तो इसके हिसाब से हमारी सेविंग भी क्या है, कम है। हालांकि इन्होंने बोला कि इतना परसेंट करना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन ये कह दें कि सिर्फ 10% लोग जो है 10% लोग लार्जेस्ट इनकम सेव होगी, तो इनफैक्ट जो पीपल लो इनकम के हैं वो भी तो सेव कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं ना, चाहे वो स्मॉल फार्मर्स जो है वो थोड़ा सेव करके थोड़ा कैपिटल एक्यूमुलेशन करें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, हाई इनकम ग्रुप जो है वो भी कई बार सेव कम करता है, क्योंकि ये ज्यादा तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में ही चला जाता है, ज्यादा पैसा तो लग्जरी में ही चला जाता है, अगर ये भी सेव ना करें तो क्या होगा, तो दिक्कत ये भी है। और इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, इन्फ्लेशन अपने आप जो है इकोनॉमी से खत्म हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन एकदम से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, एक बार तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा के जाएगा ही जाएगा, एकदम से लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये इन्फ्लेशन हमारे देश में अच्छा हो रहा है, जबकि हम कहते हैं ना कि 4 ± 2 तक जो है हमें मैनेज
करना चाहिए इन्फ्लेशन को, ऐसा तो आरबीआई की गाइडलाइन भी आई है। लेकिन लोग एकदम से क्या इन चीजों को मान जाते हैं? नहीं, वही धरने वरने स्टार्ट हो जाते हैं कि महंगाई होगी, महंगाई होगी। तो लुइस ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये इन्होंने बोला। लेकिन ये डिफिकल्ट है, एक्चुअल शॉर्टेज हो जाए अगर एकदम से, जो आपके गुड्स हैं, एग्रीगेट डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए, सप्लाई उसके हिसाब से कम हो जाए, गुड्स की शॉर्टेज हो जाए, फिर तो प्रोडक्शन जो है कंज्यूमर गुड्स की, वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज भी हैं। स्ट्रक्चर भी हमारी इकोनॉमी का ऐसा ही है, इतनी जल्दी मशीनें नहीं आ रही, इतनी जल्दी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लगभग लोगों की कितनी हो जाएगी? लगभग 1 के बराबर ही हो जाएगी। सेव तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इनकम जितनी बढ़ेगी, वो सारी की सारी, अगर इनकम बढ़ भी गई तो वो सारी की सारी गुड्स को परचेज करने में ही चली जाएगी। तो इन्फ्लेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि डिस्पाइट इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद भी लुइस की थ्योरी ने इतनी अच्छे से इसकी मेरिट्स को जो है वो प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियर कट प्रोसेस बताया डेवलपमेंट का। एकदम किसी ने इतना क्लियर कट प्रोसेस नहीं बताया कि एलडीसी कैसे डेवलप कर सकती है। ये दो सेक्टर थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सब्सिस्टेंस सेक्टर भी और कैपिटलिस्ट सेक्टर भी। और ये एक्सप्लेन इन्होंने अच्छे से किया कि कैसे एक लो फॉर्मेशन टेक प्लेस हो सकता है, इसमें एक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे टेक प्लेस हो सकता है, इसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इतने सारे लेबर के साथ भी कैसे कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्रीज में हो सकता है। तो ये जो स्टडी है प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन की, पॉपुलेशन ग्रोथ की, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की, इंटरनेशनल ट्रेड की, ये एक थ्योरी को एक रियल टच जो है वो देती है। इन्होंने हर चीज को जो है वो कंसीडर किया। सो यस, दिस इज योर लुइस थ्योरी। इसके बाद हम करेंगे रानिस फेरी की थ्योरी, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ताकि हम एक नई यूनिट के साथ जो है वो जल्द ही शुरू करें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।